Hello students, now we are going to discuss about genetic disorders. So genetic disorders are disorders caused by genetic mutations. Genetic mutation की वजह से यानी जीन्स में चेंजेस आने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं इंडिविजुअल्स में उनको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब इसमें भी टू मेन टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इनमें कैपेसिटी होती है क्योंकि ये जीन्स में चेंजेस आने की वजह से हो रहे हैं। जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल करते हैं तो ये डिसऑर्डर्स भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करने की कैपेसिटी रखते हैं। मोस्टली, जरूरी नहीं है हर, पर मोस्ट केसेस में ऐसे ही। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल। ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं जो किसी जीन में वन टू और मोर जीन्स में चेंजेस या म्यूटेशन आने की वजह से हो रहे हैं उनको कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। वो इनकी इनहेरिटेंस जो होती है, तो जो मेंडल ने बताया था इनहेरिटेंस पैटर्न उसके अकॉर्डिंग ही होती है। अब क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है ये फिर पूरे क्रोमोसोम में म्यूटेशन आने की वजह से होते हैं। जो कंडीशन होती है एनियोप्लोइडी एक्सेट्रा, उनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आएंगे। एनियोप्लोइडी की वजह से जो चेंजेस आएंगे मेनली वो आएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। पढ़ चुके हैं एनियोप्लोइडी को पहले। अब फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इनकी स्टडी करेंगे कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है ये होता है सेक्स लिंक्ड एंड रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड यानी जो सेक्स क्रोमोसोम में उन क्रोमोसोम्स पर इस डिजीज़ के लिए जीन्स होते हैं। जिन जीन्स की वजह से ये डिजीज़ हो रही है वो जीन्स हैं एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, इसलिए ये डिजीज़ जो है वो होगी सेक्स लिंक्ड। अब इसके जो जीन हैं, जो म्यूटेंट जीन है, जो एलील है, जो जिसमें म्यूटेशन हो गया, चेंज आ गया, जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, वो रेसेसिव होता है। रेसेसिव एलील्स अपना इफेक्ट सिर्फ होमोजाइगस स्टेज में शो कर पाते हैं। तो ये डिजीज़ भी कब होगी, जब होमोजाइगस स्टेज में आएगा तभी होगी। या तो होमोजाइगस स्टेज में आए या फिर एक और कंडीशन हो सकती है वो भी आगे आएगी। तो ये है रेसेसिव डिजीज़। ये डिजीज़ जो है मेनली मेल्स में होती है, फीमेल्स में ये डिजीज़ होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं। अब ये है नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। अब ऐसा एक्स क्रोमोसोम जिसमें जो एलील है उसमें म्यूटेशन आ गया और वो डिजीज़ कॉजिंग एलील में कन्वर्ट हो गया और वो कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है, हीमोफीलिया। ऐसा एक्स क्रोमोसोम जिसमें हीमोफीलिया के जीन है या हीमोफीलिया का एलील प्रेजेंट है उसको कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं फिर XH। अब जो फीमेल्स होंगी अगर उनमें ये कंडीशन है, हर टाइप के जीन के 2 एलील्स होते हैं। एक एलील तो एक एक्स क्रोमोसोम पे होगा, दूसरा एलील दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे होगा। अब इस एक्स क्रोमोसोम पे जो एलील है वो नॉर्मल है, डिजीज कॉजिंग नहीं। और ये वाला जो एलील है ये है डिजीज कॉजिंग। तो उस क्रोमोसोम को फिर जिसमें डिजीज कॉजिंग एलील प्रेजेंट है उसको फिर डिनोट करेंगे XH। अब ऐसे इंडिविजुअल, ऐसी फीमेल्स में ये XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है जिनमें सिर्फ एक एलील प्रेजेंट है हीमोफीलिया के लिए, तो वो फिर जो फीमेल्स हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगी उस डिजीज़ से क्योंकि इसमें ये एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, सिर्फ एक ही अफेक्टेड है। तो ये अपना नॉर्मल अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, अच्छे से जो भी प्रोटीन चाहिए हीमोफीलिया डिजीज़ ना हो उसके लिए वो ये प्रोड्यूस कर देगा इजीली। तो फिर डिजीज़ नहीं होगी इन फीमेल्स में डिजीज़ कब होगी, जब दोनों ही जो क्रोमोसोम है दोनों पर ही वो एलील प्रेजेंट है जिसमें जो डिजीज़ कॉजिंग है। इस पर भी डिजीज़ कॉजिंग एलील प्रेजेंट है, इस पर भी डिजीज़ कॉजिंग एलील प्रेजेंट है। अब ये होमोजाइगस स्टेज में आ गया। अब यहाँ पे कोई सा भी एक क्रोमोसोम नहीं बचा जो अपना काम अच्छे से कर पाए, दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो गए। तो फिर ऐसी फीमेल्स अफेक्टेड होंगी हीमोफीलिया से, उन्हें हीमोफीलिया डिजीज़ हो जाएगी। अब मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक वाई। तो वाई पे जीन्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते या एब्सेंट। अब ये एक ही मान लो कौन सा है एक्स क्रोमोसोम डिजीज कॉजिंग जीन वाला, डिजीज कॉजिंग एलील वाला है, तो ऐसे
मेल्स में कोई एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं जो नॉर्मल अपना वर्क कर पाए, नॉर्मल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर पाए हीमोफीलिया की कंडीशन को रोकने के लिए, तो ऐसे इंडिविजुअल भी होंगे अफेक्ट। तो मेल्स में अफेक्टेड होने की ज़्यादा चांसेस हैं, सिर्फ एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होने पर भी वो अफेक्टेड हो जाएंगे, और फीमेल्स एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होने पर अफेक्टेड नहीं होंगी। कब होंगी वो? जब वो क्रोमोसोम होमोजाइगस स्टेज में हो तभी जाकर अफेक्टेड होंगी। अदरवाइज फिर ये क्या करेंगी, इसको कैरी करके रखेंगी, ये जीन इनके अंदर है, इसको कैरी कर दिया। और मान लो ऐसे फीमेल्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज़, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं जिनमें डिजीज़ प्रेजेंट हो सकती है। अब हीमोफीलिया डिजीज़ में होता क्या है? हीमोफीलिया डिजीज़ में मान लो बॉडी पे कोई माइनर एनजी माइनर कट भी लग जाए तो भी इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है कि वो हार्मफुल हो सकता है उस इंडिविजुअल की लाइफ के लिए। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है इन कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा टाइम में पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इसलिए इस डिज़ीज़ को और कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज़। अब क्यों होता है? जो क्लॉटिंग नॉर्मली अगर कट लग जाता है तो उस पर क्लॉट फॉर्म हो जाता है, क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, क्लॉटिंग का प्रोसेस हो जाएगा। क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन एक ही बात है। इसके प्रोसेस के थ्रू क्लॉट फॉर्म हो जाता है, क्लॉट फिर ब्लड के फ्लो को नहीं होने देता। अब जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं, हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्लॉटिंग का प्रोसेस सही से नहीं हो पाता, क्लॉट नहीं बनता, इसलिए ब्लड फिर फ्लो करता ही जाता है। अब क्लॉट क्यों नहीं बनता? नॉर्मल जो क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोटीन होते हैं मेनली, ज़रूरी नहीं है प्रोटीन ही हो, पर मोस्टली प्रोटीन ही होते हैं। और वो सारे फैक्टर्स मिलके वर्क करते हैं और क्लॉट फॉर्म करते हैं। अब हीमोफीलिया की कंडीशन में उनमें से एक जो फैक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। हर प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए जीन्स होते हैं, उनमें से एक फैक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए जीन जो है उसमें म्यूटेशन आ जाता है, वो जीन चेंज हो जाता है, और फिर वो जो एलील है या जीन सेम थिंग, जीन की फॉर्म अलग अलग फॉर्म को एलील कहते हैं। तो वो जो एलील है जिसमें म्यूटेशन आ गया, जिसकी वजह से वो जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उस एलील वाले क्रोमोसोम को डिनोट करेंगे इससे। अब वो प्रोटीन फॉर्म नहीं हो रहा तो प्रोटीन का प्रोसेस फिर नहीं होगा, प्रोटीन का प्रोसेस नहीं होगा तो फिर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। अब ऐसी फीमेल्स में जिनमें एक ही क्रोमोसोम है जो प्रोटीन बनाने में केबल नहीं है, ये नहीं बनाएगा प्रोटीन, पर ये तो नॉर्मल है, ये तो प्रोटीन बना देगा, इसमें जीन्स हैं जो नॉर्मल प्रोटीन बना देंगे, वो जो फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर को बना देंगे जिसको ये नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे तो फिर प्रोटीन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसी फीमेल्स अफेक्टेड नहीं होंगी। ऐसी फीमेल्स जिसमें ये भी नहीं बना पा रहा और ये भी नहीं बना पा रहा, तो ऐसी फीमेल्स फिर हीमोफीलिया से अफेक्टेड होंगी। इसमें भी कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, इस पर तो वो एलील ही नहीं है जो फैक्टर बना है वाई क्रोमोसोम पर, और दूसरा वाला भी क्या है, अफेक्टेड है, इसमें इसका एलील भी सही से वर्क नहीं कर पा रहा, म्यूटेशन हो गया उसमें, तो आगे जाके प्रोटीन नहीं बना पा रहा। इस कंडीशन में भी फिर क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं होता है हीमोफीलिया। अब इसमें क्रॉस करवा के देखो, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करते हैं, इनमें जो इनहेरिटेंस होती है वो मेंडेलियन लॉस के अकॉर्डिंग ही होती है। अब मान लो ये कैरियर फीमेल है, कैरी कर रही है एलील को, इसमें डिजीज नहीं है, इसकी मैचिंग करवाएं किसके साथ, डिजीज्ड मेल के साथ। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो एक्स एच, इससे गैमेट्स बनेंगे एक्स एच एंड। आप कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए, ये इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है। अब इसमें ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस है वो अलग अलग टाइप की हुए, ये प्रोड्यूस हुई फीमेल्स जो कि थी कैरियर, डिजीज नहीं होगी, एक नॉर्मल है, कैरियर फीमेल। ये होंगे फिर मेल्स अफेक्टेड मेल्स, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम में एक ही है और वो भी अफेक्टेड है, ये होंगे अफेक्टेड मेल्स। ये होंगी डिजीज्ड फीमेल, क्या है इसमें डिजीज प्रेजेंट है,
XX और XX दोनों ही कैसे हैं, जो डिफेक्टेड एलील है वो कंटेन करने वाले एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये फीमेल्स होंगी फिर अफेक्टेड डिजीज, एक ही बात है, और ये होंगे फिर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, क्या नॉर्मल। तो इसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि फीमेल जो हो वो अफेक्टेड हो। क्या रीज़न है कि फीमेल अफेक्टेड कब प्रोड्यूस होंगी, फीमेल अफेक्टेड तब ही प्रोड्यूस होंगी जबकि दोनों पेरेंट्स में से जो फीमेल पेरेंट है वो कैरियर हो एटलीस्ट, या तो कैरियर हो या डिजीज हो, ये वाला भी एच हो, या फिर एटलीस्ट एक एच तो इसके अंदर हो, XX क्रोमोसोम एक तो हो, और जब जो मेल है वो डिजीज, तो कैरियर फीमेल और डिजीज फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इतने सारे इंडिविजुअल है, उनमें से ज़रूरी नहीं है कि कैरियर फीमेल और डिजीज मेल में के बीच मीटिंग ही हो, इसलिए जो अफेक्टेड फीमेल्स है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती हैं, बट जो अफेक्टेड मेल्स हैं ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। मान लो इनमें से ये कैरियर नहीं है, ये नॉर्मल है, या फिर ये इस कंडीशन में भी जब ये तो कैरियर है और ये अनअफेक्टेड है, इस कंडीशन में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं अफेक्टेड मेल, ये वाला गैमेट इस वाले से यूज़ हो जाए, इस कंडीशन में भी जो मेल्स होते हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, और फीमेल्स भी इस कंडीशन में अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये इससे फर्टिलाइज हो, मान लो जो XXH प्रोड्यूस होगा वैसे फीमेल्स अफेक्टेड नहीं होंगी। तो फीमेल्स कब अफेक्टेड होंगी, जब एटलीस्ट फीमेल जो है वो कैरियर, भले ही डिजीज ना हो पर कैरियर तो हो, और साथ में जो मेल है वो डिजीज, तभी जाके अफेक्टेड फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो ये तो फर्स्ट था मेंडेलियन डिसऑर्डर हीमोफीलिया। सेकंड, अब इसका जो नोट्स प्रोवाइड करेंगी उसके अंदर ये वाला जो डायग्राम है ये मेंशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ से देख के इसको बना लेना नोट्स में हीमोफीलिया टॉपिक के अंदर, तो उसको यहाँ से नोट कर लेना ऐसे। ये नोट कर लेना नोटबुक में। सेकंड डिसीज कलर ब्लाइंड्स। ये डिजीज की इनहेरिटेंस भी सेम जैसे हीमोफीलिया की होती है, सेम प्रोसेस ही इसका होता है कलर ब्लाइंडनेस का। ये भी कैसी है, सेक्स लिंक्ड है, इसके जो एलील्स हैं वो भी एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, और साथ में ही ये रिसेसिव होते हैं, यानी जो एलील्स हैं एलील्स रिसेसिव होगा। अब वो कब फिर अपना इफेक्ट शो करेगा, जब या तो होमोजाइगस स्टेज में आ जाए, जब दोनों ही अफेक्टेड क्रोमोसोम आ जाए, दोनों ही अफेक्टेड एलील्स आ जाए, या फिर वो मेल्स में अपना इफेक्ट शो करेगा जिसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट। कलर ब्लाइंडनेस का प्रोसेस तो सेम आ जाएगा जैसा हीमोफीलिया का बताया। अब डिजीज में होता क्या है, जो आइज का रेटिना वाला पार्ट है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो इनमें से जो कोन सेल्स होती हैं वो पता लगाती हैं, वो डिफ्रेंशिएट करती हैं कलर्स। तो कलर्स जो अपन को दिखते हैं वो किन सेल्स के प्रेजेंस की वजह से दिखते हैं, कोन सेल्स के प्रेजेंस की वजह से शो होते हैं। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनमें एलील है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वो उनमें क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते रेड एंड ग्रीन कलर, इनको रेड कलर एंड ग्रीन कलर एक जैसा लगता है। अब ये किस वजह से हो सकता है कि रेड कलर के लिए जो कोन हो या तो वो अफेक्टेड हो, सही से वर्क नहीं कर पा रहे हो, या जो ग्रीन कलर के लिए कोन्स हो वो सही से वर्क नहीं कर पा रहे हो, या फिर इन दोनों कलर्स के लिए जो कोन हो वो सही से वर्क नहीं कर पा रहे हो। तो इनसे जो डिफेक्टेड एलील है वो क्या करता है, उसकी वजह से ये जो इनके लिए रेड और ग्रीन कलर के लिए जो कोन होते हैं उनमें से एक या दोनों सही से वर्क नहीं कर पाते। तो अब कलर ब्लाइंडनेस मेन तो टाइप की होती है, रेड ग्रीन टाइप की कलर ब्लाइंडनेस होती है। इसके साथ ही मेन तो यही होती है, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स में अगर डिजीज होगी कलर ब्लाइंडनेस तो वो कौन सी टाइप की होगी, रेड एंड ग्रीन। इसमें रेड एंड ग्रीन में इंडिविजुअल्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दोनों कलर एक जैसे लगेंगे।
अब नेक्स्ट सेकंड टाइप की होती है ब्लू एंड येलो। ब्लू एंड येलो में फिर वो ब्लू एंड येलो कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और फिर एक होती है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, किसी भी कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये तीनों को ही कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मेन जो टाइप है वो है रेड एंड ग्रीन। अब इसमें अफेक्टेड एलील को कैरी करने वाला एक्स क्रोमोसोम, उसको शो करेंगी XCC। अब ये सी फीमेल्स जिनमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो ये कैरियर होंगी, इनमें डिजीज नहीं होगी कलर ब्लाइंडनेस की। और इन मेल्स में फिर डिजीज होगी कलर ब्लाइंडनेस की, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये होंगी कैरियर फीमेल्स, ये होंगी अफेक्टेड डिजीज्ड एरिया। केमिकल फॉर्मेशन होगा एक्स केमिकल बनेगा, एक XC केमिकल बनेगा। फर्टिलाइजेशन रैंडम होगा। अब ये होंगी कैरियर फीमेल, ये होंगी अफेक्टेड मेल्स, ये होंगी अफेक्टेड फीमेल्स और ये होंगे नॉर्मल मेल्स। इसका भी डायग्राम मेंशन नहीं किया हुआ नोट्स में, इसका डायग्राम भी यहीं से नोट करना। ये हो गई पेरेंट्स, गैमेट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, सेम वैसे ये हीमोफीलिया जैसे। अब थर्ड जो है डिजीज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पहले भी पढ़ चुके हैं, किसकी वजह से होती है? ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। इसमें जो जीन है वो सही से वर्क नहीं कर पाता, उसमें म्यूटेशन आ जाता है, नेचुरल बेसिस का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, उसकी वजह से म्यूटेशन आता है। आप इसमें बता चुकी पहले भी, जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 चेन्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन चेन्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें से 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती है। अब इसमें बीटा चेन को प्रोड्यूस करने के लिए जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, ये अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा तो बीटा चेन अच्छे से प्रोड्यूस होगी। इसमें वेरिएशन आ जाता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। इन अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए जो जीन्स थे वो अफेक्टेड हो जाते हैं, उनका एक नाइट्रोजनस का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, वो एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर 6 नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह पे आ जाएगा फिर वैलिन। अब ये नॉर्मल तो अफेक्ट नहीं करता ये डिजीज़, इससे जो बीटा चेन प्रोड्यूस होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है अल्फा से, वो उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं होती ऑक्सीजन से बाइंड करने में। तो नॉर्मल जब अपन को ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रही है तब तो ये डिजीज़ शो नहीं होती। ये डिजीज़ कब शो होगी? ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी होगी, जब ऐसी कंडीशन आएंगी जब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो ऑक्सीजन से अच्छे से कंबाइन नहीं हो पाएगी। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन से अच्छे से कंबाइन नहीं होता और इसकी वजह से फिर जो आरबीसी इसका शेप है वो हो जाता है सिकल लाइक। नॉर्मल आरबीसी होती हैं बाइकॉन के अंदर की तरफ होती हैं दोनों साइड से। अब इस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में वो हो जाती हैं फिर सिकल शेप। अब इसकी वजह से एक तो क्या होता है, इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए,
साथ में ही अब ये जो सिकल शेप बन गई आरबीसीज, अब ये जब कैपिलरीज में से जाएंगी, जब फ्लो होगा ब्लड का, कैपिलरीज में से ब्लड जाएगा, उसके साथ में आरबीसीज जाएंगी, तो आरबीसीज राउंड शेप होती हैं तब तो इजीली फ्लो कर जाती हैं, और सिकल शेप होती हैं तो वो अटक जाती हैं कैपिलरीज में बीच में ही, और कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं। इससे फिर जो ब्लड है वो सही से फ्लो नहीं कर पाता और ऑर्गन्स तक ब्लड सही से पहुँच नहीं पाएगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन साथ में नहीं पहुँचेगी। इससे फिर जो है इंडिविजुअल्स को हार्म होता है, वो अफेक्ट होता है। सिकल सेल एनीमिया किसी वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। पॉइंट म्यूटेशन में एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो जाता है, एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाता है। वो बेस कौन सा होता है जो कोडिंग करेगा किसकी, ग्लूटामिक एसिड की। तो ग्लूटामिक एसिड की कोडिंग नहीं हो पाती, उसकी जगह फिर जो चेंज होकर आता है नाइट्रोजनस बेस वो कोड कर देता है वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह बीटा चेन में वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से बीटा चेन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। साथ में जब ऑक्सीजन स्ट्रेस की कंडीशन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप हो जाती हैं और कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अब सिकल सेल एनीमिया के लिए जो जीन है जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड नहीं बन पाया, कौन सा बना, वैलिन, तो इसके लिए जो अफेक्टेड जीन है उसको शो करते हैं HbS। नॉर्मल होगा HbA, जब म्यूटेशन नहीं हुआ नॉर्मल जीन है HbA। अब जब म्यूटेशन हो गया, जीन में चेंज आ गया, उसके एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज आ गया, तब उसको डिनोट करेंगे फिर HbS। अब ये कैसी डिजीज़ है, इसमें मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, किसी को भी हो सकती है डिजीज़। तो ये कैसी है, इसके जो जीन्स हैं वो कहाँ पर है, ऑटोसोम में है, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, इसलिए ये होगी ऑटोसोम लिंक। साथ में ये भी होती है रेसेसिव, यानी होमोजाइगस स्टेज में होगी तभी अपना इफेक्ट शो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ऐसे फ्यूचर जिनमें ये है 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे एक इंडिविजुअल में, ऐसे ही प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट है, तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा, जो प्रोटीन है उसको सही बनाएगा, बीटा चेन को सही बनाएगा, या अफेक्टेड बनाएगा तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने इफेक्ट जो है वो शो नहीं कर पाएगा। अब जब कंडीशन आ जाए होमोजाइगस, उसी टाइम पर डिजीज़ शो होगी। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें दोनों ही एलील्स कौन से हैं, HbS एलील है, तो ये इंडिविजुअल्स फिर अफेक्टेड होंगे। अब सिकल सेल एनीमिया ऐसे तो हार्मफुल होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ऑक्सीजन स्ट्रेस की कंडीशन में अफेक्ट कर रहा है। और साथ में इसका एक बेनिफिट भी होता है, ऐसे एरियाज जहाँ पे मलेरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मलेरिया प्रोन एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल को, जिनमें सिकल सेल एनीमिया है, उनको फिर मलेरिया नहीं होता। जो मलेरिया पैरासाइट होती हैं वो इन सिकल शेप की आरबीसीज में नहीं रह पाते, इसलिए सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल्स मलेरिया से सेफ रहते हैं। ये बेनिफिट है सिकल सेल एनीमिया। 3 डिजीज हो गई।